अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड एक लेमा के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंस और उसकी कंटिन्यूटी के बारे में कुछ डिस्कस किया था। आज हमारे पास एक लेमा है। लेमा की स्टेटमेंट कुछ यूं है हमारे पास, लेट एक्स एन x1 2 एंड n बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स है नाम स्पेस की जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सारे के सारे स्केलर जीरो होने चाहिए। तो हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि अगर हमारे पास ये वेक्टर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, एक ऐसा वेक्टर जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो, अगर उस वेक्टर का आप नाम लेते हैं, यदि x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन ले, a1 x1 plus a2 x2 ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन का अगर आप नॉर्म लेते हैं वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू c into a1 mod plus a2 mod plus and so on plus of an mod। इस रिजल्ट को होल्ड करेगा। c पॉजिटिव नंबर है, a1 a2 an ये हमारे पास स्केलर्स हैं जिनका हमने मॉड लिया हुआ है। तो प्रूफ करते हैं इसको गिवन कंडीशन को फॉलो करते हुए। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि x1 x2 एंड xn, ये बात हमें गिवन है कि x1 x2 ये जो xn है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, दिस इंप्लाई कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा इनका x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो होगा। कंडीशन क्या है? अगर सारे के सारे स्केलर जीरो हों। ये लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर ये वेक्टर हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कॉम्बिनेशन उस वक्त जीरो होगा अगर ये स्केलर जीरो हो। दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर ये स्केलर जीरो ना हो तो ये कॉम्बिनेशन भी जीरो नहीं होगा। कॉम्बिनेशन उस वक्त जीरो होगा जब स्केलर जीरो होंगे, या यूं भी हम कह सकते हैं कि अगर स्केलर जीरो ना हो यानी स्केलर हमारे नॉन जीरो बन रहे हों तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी हमारा नॉन जीरो होगा। अब ये जो हमारे पास स्केलर्स का मॉड है, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास s के इक्वल है। s इज इक्वल टू सम ऑफ द स्केलर्स a1 a2 प्लस ऑफ an। लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास s के इक्वल है। अब इस थ्योरम को हम दो केसेस में प्रूव करेंगे। केस नंबर 1, फर्स्ट केस में हम लेट कर लेते हैं कि s इज इक्वल टू जीरो। पहले केस में हमने क्या लेट किया कि हमारे पास जो ये s किसके इक्वल है? जीरो के। अब इसका क्या मतलब है? दिस सिंपल है, अगर s जीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि a1 मॉड प्लस ऑफ a2 मॉड प्लस ऑफ एंड सो ऑन an मॉड, ये सारे का सारा रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के। लो, अब ये मॉड जीरो है और इसका मतलब ये है कि a1 मॉड भी जीरो होगा, a2 मॉड भी हमारा जीरो होगा एंड सो ऑन an मॉड भी हमारा जीरो होगा। क्यों? देखिए रिजल्ट जीरो आ रहा है तो अब ये जो नंबर है a1 मॉड a2 मॉड ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। मॉडुलस की डेफिनेशन आप लोग पहले से जानते होंगे कि ये मॉड हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये नंबर a1 मॉड a2 मॉड an मॉड या पॉजिटिव हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं। अब अगर मैं इनको पॉजिटिव लेता हूं तो फिर क्या होगा? इनका समेशन जीरो कभी नहीं बनेगा। यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो ऐड करने से नंबर कोई ना कोई पॉजिटिव आएगा, जीरो तो नहीं बनेगा। जीरो उस वक्त बन सकता है, दो केसेस है। पहला केस ये है कि अगर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल ये +1 हो ये -1 हो, जवाब जीरो आएगा। दूसरा केस ये है कि ये दोनों जीरो हो तो भी जवाब जीरो आएगा। अब यूं तो हो नहीं सकता कि ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, चूंकि ये मॉड वाले फंक्शन सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कि दूसरा केस ही पॉसिबल है कि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, इस वजह से आंसर जीरो आ सकता है। ओके,
अब मॉड इक्वल टू 0 है, ये मॉड हमारा कब 0 बनता है? एक मॉड उस वक्त 0 बनता है अगर उसके अंदर वाला जो नंबर है वो किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। यदि अगर ये 0 होगा तो हमारे पास मॉडुलस का जवाब भी क्या आ जाएगा? 0 आएगा। सिमिलरली A2 भी हमारा 0 होगा, A3 भी हमारा 0 होगा एंड सो ऑन, AN भी हमारा 0 होगा। अब देखिए अगर ये A1 0 है, A2 भी 0 है, 3 4 सारे स्केलर्स 0 है, तो इसका मतलब ये होगा A1x1 प्लस ऑफ A2x2 प्लस ऑफ ALxn, ठीक है, प्लस ऑफ डॉट लगा ले, प्लस ऑफ ALxn, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के, क्योंकि स्केलर 0 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। अगर ये इक्वल टू 0 है तो फिर अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो इसका मतलब ये है कि इसका नाम भी 0 होगा, क्योंकि 0 वेक्टर का नाम भी हमारे पास 0 ही आता है। अब देखिए ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 0 के, और A1 मॉड प्लस A2 मॉड प्लस ऑफ एंड सो ऑन प्लस AN, ये भी किसके इक्वल था? 0 के। यदि ये रिजल्ट हमारा 0 है और ये रकम भी किसके इक्वल है? 0। अब इसको C से मल्टीप्लाई करोगे, C मल्टीप्लाई ये चीज 0 हमने ली हुई है, ठीक है, तो C मल्टीप्लाई 0 आंसर 0, और इसका भी जवाब क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। सो इक्वालिटी होल्ड करेगी, होल्ड्स व्हेन S इज इक्वल टू 0। बस अगर हम यहाँ पे सम 0 लेते हैं तो हमारे पास इक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी ये हमारे पास जो इक्वल है ये नाम ऑफ दिस वेक्टर, ये एक वेक्टर है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये नाम हमारे पास इसके इक्वल कब होगा? जब हमारे पास ये S यानी सम हमारा 0 होगा। जब सम 0 होगा तब ये रूल होल्ड करेगा, वगरना ये इक्वल नहीं आएगा। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में हम बात करते हैं केस नंबर 2। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था? S इज इक्वल टू 0। केस नंबर 2 में हम लेट कर लेते हैं कि S इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस S इज ग्रेटर देन 0। सेकंड केस में हम लेट कर रहे हैं कि S हमारे पास 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो फिर ये पॉजिटिव होगा। कैसे? देखिए S हमारे पास क्या है? सम ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शंस, मॉडुलस का सम है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा ये अगर 0 नहीं है तो फिर ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 यानी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अब अगर S पॉजिटिव है तो S को हमने क्या लिखा होता? A1 मॉड प्लस A2 मॉड प्लस एंड सो ऑन प्लस ऑफ AN मॉड। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी नंबर 1 है, न्यू फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी? इसकी न्यू फॉर्म आ जाएगी दिस सिंपल है, हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा नाम ऑफ A1 x1 प्लस ऑफ A2 x2 प्लस ऑफ सो ऑन AN xn। ये जो नाम है ये किसके इक्वल आ जाएगा? ग्रेटर देन बन जाएगा C into S, ग्रेटर देन आ जाएगा C into S। यानी हमने क्या किया? ये A1 मॉड A2 ये सारे के सारे हमारे पास S के इक्वल हमने लिया हुआ है, सो इसकी जगह पे मैंने S पुट कर दिया। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जो हमारी इनइक्वालिटी 1 है इसकी न्यू फॉर्म हमारे सामने आ गई, ये और ये इक्विवेलेंट है, यानी अगर ये रिजल्ट प्रूफ कर देंगे हम तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी हमारा प्रूफ हो चुका है, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म मैंने बना दी। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं? इट मींस S इस साइड पे डिवाइड कर दें, A1 x1 प्लस ऑफ A2 x2 प्लस ऑफ AN xn नाम डिवाइडेड बाय S ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? C। अब आप ऐसा लिख सकते हैं, नो टेंशन, क्यों? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको आप अगर आप नाम के अंदर भी ले तो कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस ये किसके इक्वल आ जाएगा? नाउ नाम ऑफ A1 ओवर S
x1 प्लस ऑफ a2 ओवर s x2 प्लस ऑफ, ये आपके पास बन जाएगा an ओवर s xn नाम ग्रेटर सी आ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। इट मींस ये जो a1s है इसका नाम आप रख लें β1 प्लस ऑफ इसका नाम रख लें β2 एंड सो ऑन, इसका आप नाम रख लें βn xn नाम ग्रेटर देन c। अब देखें बीटा वन किसके इक्वल था, a1 ओवर s, इसका मतलब ये है कि β1 किसके इक्वल है, या आप यूं समझ लें कि s किसके इक्वल था, s इज इक्वल टू a1 मॉड प्लस ऑफ a2 मॉड एंड सो ऑन प्लस ऑफ an मॉड। s इसके इक्वल था। नो आप क्या करें, बोथ साइड पे s डिवाइड कर दें तो यहां पे 1 आ जाएगा, इधर से आपके पास a1 मॉड ओवर प्लस ऑफ a2 ओवर s आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू a1 मॉड ओवर s। अब चूंकि s हमारा पॉजिटिव है लिहाजा आप होल का मॉड लगा दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ऑफ a2 ओवर s मॉड प्लस ऑफ सो ऑन an ओवर s मॉड विच इज फर्दर इक्वल टू, इट मींस 1 इज इक्वल टू, अब a1 ओवर s को मैंने क्या नाम दिया था, β1 का, β1 मॉड प्लस ऑफ β2 मॉड प्लस एंड सो ऑन βn मॉड किसके इक्वल आ गया, 1 के। इट मींस 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 टू n बीटा I मॉड। सो रिजल्ट हमारे पास क्या बना, रिजल्ट ये बना, यानी जो हमारे पास 1 थी उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म, इस 1 की मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 टू n बीटा I मॉड किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। सो ये जो हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है, अब ये मॉडिफाइड फॉर्म में क्या आ जाएगी, नाम ऑफ β1 x1 प्लस ऑफ β2 x2 प्लस ऑफ βn xn ग्रेटर देन c, वेयर समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 टू n बीटा I मॉड किसके इक्वल है, 1 के। अब इस इक्वेशन को आप 3 का नाम दे दें, इनइक्वालिटी का नाम रख ले 3। अब अगर आप गौर करें, इनइक्वालिटी 1 को हमने कन्वर्ट किया था इनइक्वालिटी 2 में, यानी ये इनइक्वालिटी और जो हमारा ओरिजिनल रिजल्ट था जिसको हमने प्रूव करना था, ये दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब ये कि अगर हम इसको प्रूव कर दें इसका मतलब ये भी प्रूव हो जाएगी। फिर 2 को मैंने नई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये वाली फॉर्म, तो ये 3 2 और ये 1 ये सारी इक्विवेलेंट फॉर्म में। अगर 3 प्रूव हो जाएगी इसका मतलब 2 भी प्रूव हो गई, इसका मतलब ये होगा कि 1 भी हमारी प्रूव हो गई। सो अब हम ये 3 कंडीशन प्रूव करेंगे। जब 3 हमारी प्रूव हो जाएगी इसका मतलब ये कि हमने ये 2 भी प्रूव कर दी और साथ साथ 1 भी प्रूव कर दी, क्योंकि 3 हमारी इस 1 की मॉडिफाइड फॉर्म है। बात वही है, यानी उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखा। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस 3 इनइक्वालिटी, यानी हमने प्रूव करना है कि ये जो नाम है ग्रेटर देन सी होगा, वेयर समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 टू n जो बीटा I है वो किसके इक्वल है, 1 के। ग्रेटर देन सी है, देखिए हमने प्रूव करना है कि ग्रेटर देन सी है, तो हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन लेते हैं, इसका सपोजिशन लेते हैं, हम इसके एंटी चलते हैं। एंटी हम यूं चलते हैं कि इधर प्रूव करना है ग्रेटर देन सी, हम लेट कर लेते हैं, ग्रेटर नहीं लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो नॉर्म है ग्रेटर नहीं बल्कि लेस है, that is norm of β1 x1 plus of β2 x2 plus of βn xn, ये जो नाम है लेस देन सी है। अब ये वाली कंडीशन साथ साथ चलती रहेगी कि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n बीटा I मॉड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। उसने कहा कि आप प्रूव करें ग्रेटर देन सी है, हमने लेट कर लिया कि ये ग्रेटर नहीं बल्कि क्या है, ये लेस है। अब अगर इस सपोजिशन के साथ हम प्रूफ कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि हमारा रिजल्ट ठीक है
उसका ये वाला रिजल्ट गलत है। अगर हम प्रूफ नहीं कर सकते, हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये लेस है, एट द एंड जब हम पहुंचते हैं तो ये हमारे पास लेस नहीं बनता, तो हम कहेंगे कि हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है और उसकी जो सपोजिशन है वो ठीक है। ओके, तो हमने क्या लेट कर लिया कि ये लेस देन क्या है, सी। अब देखें, ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नॉर्म लेस देन सी है, तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर लेस देन सी है, दैट इज लेस देन फिक्स पॉजिटिव नंबर है। किसी पॉजिटिव नंबर से ये लेस है। पॉजिटिव नंबर लेस से मुराद ये है कि अगर हम इस वेक्टर स्पेस के अंदर, नाम स्पेस के अंदर, अगर हम एक्स नाम स्पेस के अंदर एक सीक्वेंस ऐसा डिफाइन करें जिसमें इस तरह के वेक्टर पड़े हुए हों, तो वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये लेस देन सी है। इस तरह का हम एक और वेक्टर लेते हैं, वो भी लेस देन सी लेते हैं, एक और लेते हैं, वो भी लेस देन सी। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका नाम हमने रखा वाई एम। ये वाई एम हमने किस में डिफाइन कर रहे हैं, नाम स्पेस एक्स में। ऐसा सीक्वेंस हम डिफाइन कर रहे हैं जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। वाई एम इज इक्वल टू, ये हमारे पास ऐसा सीक्वेंस है जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, बीटा 1m प्लस ऑफ बीटा 2m एंड सो ऑन प्लस ऑफ बीटा n m x n नॉर्म, और ये क्या है, लेस देन सी। बीटा 1 बीटा m, ये कंडीशन हमारे साथ साथ चलती रहेगी, यानी अब यहाँ पे m लग जाएगा जब हम इसके लिए लिखेंगे। ओके, अब वाई एम इसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया, यानी वाई एम हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर इस तरह के वेक्टर्स पड़े हुए हैं जिनका कॉम्बिनेशन लेस देन क्या है, सी है। तो ये लाइन क्या बताती है, दिस सिंपल है, वाई एम हमारे पास ये जो वाई एम है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेस टू जीरो। क्योंकि लेस देन सी है तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के मुताबिक अगर वाई एम में इस तरह के वेक्टर हमारे पास होंगे जो कि लेस देन पॉजिटिव नंबर होंगे, तो ये जो हमारा सीक्वेंस होगा वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा। किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा। क्यों जीरो को कन्वर्ज करेगा, ये समझ लें कि ये हमारे पास एक वेक्टर है। देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कन्वर्जेंट के बारे में। तो अगर आपके पास लिखा होगा कि एक्स एन मनफी एक्स नाम लेस देन एप्सिलॉन या लेस देन पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब एक्स एन हमारा किसको कन्वर्ज करता है, एक्स को। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है कि एक्स एन मनफी जीरो लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है कि एक्स एन हमारा किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को। अब देखिए जीरो में ना भी लिखूं तो भी एक्स एन नाम लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये एक्स एन हमारा जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये वेक्टर है मनफी में, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये एक वेक्टर है जिसका नाम आप वाई एम रख ले फॉर एग्जाम्पल। अब वाई एम क्या है, वाई एम हमारा लेस देन पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो वाई एम है हमारा वो कन्वर्ज कर रहा है, किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि आगे मनफी में कोई नंबर दूसरा नहीं है। ओके, लो अब इससे रिजल्ट क्या निकला, हमारा रिजल्ट ये निकला कि अगर हम लेस देन सी लेते हैं, इस पॉइंट को ही समझिएगा, हमने प्रूफ तो करना है ग्रेटर देन सी, बट हम सपोज कर रहे हैं कि ये लेस देन सी है। सो अगर हम लेस देन सी लेते हैं तो नाम स्पेस एक्स के अंदर एक सीक्वेंस वाई एम हमें इस तरह का मस्ट है मिल जाएगा जो कि जीरो को कन्वर्ज करेगा। तो इस लाइन को याद रखिएगा कि अगर हमने लेस देन सी लिया तो हमारे पास एक सीक्वेंस वाई एम ऐसा आ जाएगा जो किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा। अब अगले जुमले पे चले तो यहाँ पे यही हमारी कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि अगर हम लेस देन सी लेते हैं तो ये सीक्वेंस हमें मिल जाता है जो कि जीरो को कन्वर्ज करेगा, लेकिन आगे जाकर हमें पता चलेगा कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस वाई एम है ये जीरो को कन्वर्ज नहीं करता। वहां पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि लेस देन सी नहीं लेना। अगर हम लेस देन सी लेते हैं तो सीक्वेंस मस्ट मिलेगा, लेकिन आगे जाकर पता चलेगा कि हमारे पास ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, तो फिर हम कहेंगे लेस देन सी वाली बात हमारी गलत है, असल में ये ग्रेटर देन सी है। ओके, so ym converges to 0. अब समेशन ऑफ i from 1 to n
बीटा आई एम, ये जो मॉड है ये इक्वल टू 1 है। समेशन ऑफ आई 1 टू एन बीटा आई मॉड किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट एम लग जाएगा, यानी बीटा आई एम मॉड किसके इक्वल हुआ 1 के। अब ये समेशन 1 के इक्वल है, इसका मतलब ये है दिस सिंपल बीटा आई जो एम होगा, बीटा आई जो एम होगा ये लेस देन 1 होगा। क्यों लेस देन 1 होगा? देखिए अगर आपके पास समेशन 1 के इक्वल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1/4 1/4 1/4 1/4, अब देखिए इनका समेशन क्या आ रहा है 1 के इक्वल, तो इसका मतलब ये कि इनमें से हर एक जो टर्म है वो 1 से लेस है। अब सिमिलरली यही चीजें आ रही है कि इनका समेशन 1 आ रहा है और नंबर भी सारे के सारे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास बीटा आई एम जो है वो लेस देन 1 है। नो अब ये लेस देन 1 का क्या मतलब है? लेस देन 1 का मतलब ये है ये जो हमारे पास बीटा आई एम है, दूसरे अल्फाज में पार्टिकुलरली बीटा आई 1 बीटा आई 2, ये जो सीक्वेंसेस है ये सारी की सारी बाउंडेड है। ये जो हमारे पास कंडीशन है ये बाउंडेड सीक्वेंस की कंडीशन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लेस देन 1 है तो ये सारी सीक्वेंसेस बीटा आई एम यानी बीटा आई 1 बीटा आई 2 जितनी भी सीक्वेंसेस जो कि स्केलर नंबर से बन रही है वो सारी की सारी सीक्वेंसेस हमारी बाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड है तो हमारे पास एक थ्योरम है बोल्जानो वेस्टरास थ्योरम, ये कहता है बोल्जानो वेस्टरास थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि अगर एक सीक्वेंसेस बाउंडेड हो, a bounded sequence have a convergent subsequence, बोल्जानो ये कहता है, बोल्जानो थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस बाउंडेड हो, सीक्वेंस क्या हो बाउंडेड हो, तो मस्ट है उसकी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि कन्वर्जेंट होगी। फिर देख लें हमें प्रूव करना था ये ग्रेटर देन सी है, हमने सपोज कर लिया लेस देन सी है। अगर हम लेस देन सी सपोज करते हैं तो हमें एक सीक्वेंस ऐसा मिल जाता है जो कि कन्वर्जेंट है और किसको कन्वर्ज कर रहा है 0 को कन्वर्ज कर रहा है। अब ये जो हमारे पास स्केलर्स है बीटा 1 बीटा 2 इनका समेशन 1 के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि अगर समेशन 1 के इक्वल है तो बीटा आई एम जो होगा वो लेस देन 1 होगा। अब लेस देन 1 का मतलब ये बाउंडेड की तारीफ है, बाउंडेड की डेफिनेशन है, सो बीटा आई एम इन पार्टिकुलरली बीटा आई 1 2 ये जितनी भी बन रही है ये सारी की सारी आपके पास क्या होंगी बाउंडेड ही होंगी। बोल्जानो वेस्टरास थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस हो तो उसकी मस्ट है एक आपको कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगी। इन पार्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बीटा आई जो 1 है इसकी इन पार्टिकुलरली तो हम ये कह सकते हैं बीटा आई 1 हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। बीटा आई 1 की एक सब सीक्वेंस होगी जो कि कन्वर्जेंट होगी। लेट कर लेते हैं कि गैमा 1 इसकी सब सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है। लो अब ये कन्वर्जेंट है तो ये किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी। लेट कर लेते हैं ये गैमा 1 को कन्वर्ज करती है। क्या क्या मैंने बीटा आई हमारे पास बाउंडेड बना, इन पार्टिकुलर अगर आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो मस्ट है उसकी
सब सीक्वेंस मिल जाएगी जो कि कन्वर्जेंट होगी। बीटा आई वन की सब सीक्वेंस का नाम मैंने गामा वन रखा, जो कि किसको कन्वर्ज कर रही है, आप लेट कर लेते हैं कि वो कन्वर्ज कर रही है बीटा वन को। सिमिलरली बीटा आई टू अगर आपके पास एक बॉन्डेड सीक्वेंस है तो इसकी भी मस्ट है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, लेट कर लेते हैं उसका नाम है गामा टू। अब ये कन्वर्जेंट है चूंकि, लिहाजा ये भी कन्वर्ज करेगी किसको, लेट कर लेते हैं बीटा टू को। इन जनरल बीटा आई एम जो हमारे पास बॉन्डेड सीक्वेंस है इसकी भी मस्ट है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, लेट कर लेते हैं गामा टू इसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है और ये भी कन्वर्ज करेगी, किसको कन्वर्ज करेगी, लेट कर लेते हैं कि ये बीटा जो है वो एन को कन्वर्ज करेगी। नो अब आपके पास क्या होगा, जितनी भी आपके पास बॉन्डेड सीक्वेंसेस थी हर बॉन्डेड की आपको मिल जाती है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, हर बॉन्डेड की क्या मिल जाती है आपको, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सो आपके पास ये जो वाई एम थी जो कि जिसमें सारी की सारी कौन सी सीक्वेंसेस पड़ी हुई थी, बॉन्डेड सीक्वेंसेस पड़ी हुई थी। वाई एम में कौन सी सीक्वेंसेस पड़ी हुई है, सारी की सारी बॉन्डेड सीक्वेंसेस पड़ी हुई है। तो आप इनको रिप्लेस कर दें किसके साथ, कन्वर्जेंट के साथ, यानी अब आपके पास वाई एम वन क्या बन जाएगा, वाई एम वन का मतलब ये है कि आपने इस सीक्वेंस में ये जो बीटा वन एम बॉन्डेड सीक्वेंस है इस बॉन्डेड सीक्वेंस को आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है इसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस में। सो आप क्या लिखेंगे, m1 इज इक्वल टू बीटा वन एम, इस बॉन्डेड सीक्वेंस की जगह पे क्या लिखोगे, इसकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस गामा वन एम x1 प्लस ऑफ बाकी बीटा टू एम x2, बाकी सारी की सारी वैसे लिखेंगे, बाकी चेंज नहीं करेंगे, बीटा एन एम एन टू एक्स एन। सिमिलरली वाई एम टू से क्या मुराद होगा, वाई एम टू से मुराद ये होगा कि आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वाई एम सीक्वेंस है बीटा टू जो बॉन्डेड सीक्वेंस है इस बॉन्डेड सीक्वेंस को आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, इसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस के साथ। ये काम करें आप, जितनी भी बॉन्डेड सीक्वेंसेस पड़ी हुई हैं इस वाई एम के अंदर बीटा वन बीटा टू बीटा एन इन सब को कन्वर्जेंट से रिप्लेस कर दें। इन जनरल वाई एम एन ये हमारे पास जो सीक्वेंस है इसमें सारी की सारी जो हमारी बॉन्डेड सीक्वेंसेस थी वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, वो सारी की सारी गामा एन एम एक्स एन वो कन्वर्जेंट से रिप्लेस हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर वही ऑप्शन समेशन ऑफ आई फ्रॉम वन टू एन, ये जो गामा आई है ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसका मान भी उसी तरह वन के इक्वल होगा जिस तरह ये बीटा आई का मान वन के इक्वल था। ओके, अब आपके पास ये वाई एम एन कौन सी सीक्वेंसेस हैं, वाई एम वन एम टू एम थ्री एंड सो ऑन वाई एम एन, ये सारी की सारी आपके पास वाई एम की सब सीक्वेंसेस हैं, किसकी, वाई एम की सब सीक्वेंसेस हैं। अब वाई एम में कौन सी है, वाई एम में ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो कि बॉन्डेड हैं, अलबत्ता जो इनकी सब सीक्वेंसेस हैं इसमें ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो कि कन्वर्जेंट हैं। डिफरेंस इनका समझते जाइएगा, इसमें कन्वर्जेंट है और उसमें बॉन्डेड है। अब देखें हमारी जो गामा आई एम है, हमारा जो गामा आई एम है काफी लेंथी थ्योरम है तो हमें बार बार इरेज ही करना पड़ेगा। ये कंडीशंस मैं जस्ट रहने देता हूं जो कि हमने प्रूव करनी थी, बाकी चीजें मैं इरेज कर रहा हूं। तो अब हमारे पास ये जो गामा आई है, गामा आई एम, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, बीटा आई को, क्योंकि हमने कहा था कि ये हमारे पास जो गामा वन है वो बीटा वन को कन्वर्ज कर रहा है।
गामा 2 बीटा 2 को। सो इस केस में गामा आई किसको कन्वर्ज करेगा? बीटा आई को। तो अगर आप बोथ साइड पे समेशन अप्लाई कर देते हैं, समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इधर भी अप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी आप समेशन अप्लाई करते हैं आई फ्रॉम 1 टू एन, इधर भी आप एक्स आई अप्लाई करते हैं, तो ये चीज आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी? ये आपके पास बन जाएगा, इट मींस ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा वाई एम एन, और ये रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा? इसका नाम आप रख ले वाई। तो अब वाई एम एन किसको कन्वर्ज करेगा? वाई को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये अगर इसको कन्वर्ज करता है तो ये वाई एम एन के इक्वल है, वाई एम एन हमारा वाई को कन्वर्ज करेगा। अब अगले पॉइंट पे गौर करें, ये वाई क्या है? बेसिकली जो हमारे पास वाई है ये क्या है? वाई को हमने क्या नाम दिया हुआ है? वेयर वाई इज इक्वल टू, ये वाला जो वाई है ये किसके इक्वल है? बेसिकली वाई हमारा है समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 टू एन बीटा आई एक्स आई के इक्वल है। और हमें पता है कि ये जो बीटा आई मॉड है, समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन बीटा आई मॉड, ये 1 है। ये बीटा आई मॉड किसके इक्वल है? 1 है। तवज्जो कीजिएगा, y इज इक्वल टू बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस सो ऑन बीटा n xn। इसमें जो बीटा आईज है वो हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि बीटा आईज का जो सम है वो किसके इक्वल है? 1 के। सम इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि ये हमारे पास स्केलर जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होते तो फिर इनका रिजल्ट 0 आता, 1 ना आता। इसका मतलब ये कि ये हमारे पास लेस देन 1 है बट 0 नहीं है। तो ये बात क्या बताती है? देखिए, ये जो हमारे वेक्टर है x1 x2 xn, ये थे इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये क्या थे? इंडिपेंडेंट वेक्टर। सो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 0 कब होगा? अगर स्केलर 0 हो। जब स्केलर 0 नहीं है, स्केलर तो 1 के आते हैं, इसका मतलब स्केलर 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमारा 0 नहीं होगा। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं है तो हमारा y भी 0 नहीं होगा, y हमारे पास 0 नहीं होगा। तो ये जुमला याद रख ले, y हमारे पास 0 नहीं है। नाउ अब प्रीवियस बात को जो हमने यहां से स्टार्ट की थी, हमने यहाँ पे क्या कहा था कि अगर हम इसको लेस देन c लेते हैं तो हमें एक सीक्वेंस ym ऐसा मिल जाएगा जो कि 0 को कन्वर्ज करेगा। यानी ym किसको कन्वर्ज करेगा? 0 को। अब देखिए हमारे पास ये जो ym, इस ym की ये जो सब सीक्वेंस है ymn, ये किसको कन्वर्ज करती है? y को। प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि अगर ymn y को कन्वर्ज करता है तो ymn जो नाम है वो भी किसको कन्वर्ज करेगा? y नाम को कन्वर्ज करेगा। अब अगले पॉइंट पे गौर करें, ये किसको कन्वर्ज कर रहे हैं? y को। अब ये क्या है? ये हमारे पास सब सीक्वेंस है ym की। ym हमारा 0 को कन्वर्ज करता है। इसका मतलब यह है कि ym का जो नॉर्म है वो भी किसको कन्वर्ज करेगा? 0 को। देखिए ये इस ym की सब सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका जो सब सीक्वेंस है यानी ymn, ये जो इसका सब सीक्वेंस है ये भी मस्ट है किसको कन्वर्ज करेगा? 0 को कन्वर्ज करेगा। क्योंकि सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो सब सीक्वेंस भी 0 को कन्वर्ज करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है? अगर ये ymn 0 को कन्वर्ज करे, लेकिन हम तो प्रूव कर चुके हैं कि ymn y को कन्वर्ज करता है, तो ये ymn 0 को कब कन्वर्ज करेगा? अगर ये y नॉर्म हमारा 0 के इक्वल हो। तो y नॉर्म अगर 0 के इक्वल कब होगा? जब y हमारा 0 हो। अब इन दो रिजल्ट को देखें जो हमने प्रूफ किए हुए हैं। पहला रिजल्ट हमने कहा था कि अगर हम लेस देन c लेते हैं तो सीक्वेंस हमारा ym 0 को कन्वर्ज करेगा। लेकिन
अगर ये ym हमारा 0 को कन्वर्ज करता है तो y किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, बट y हमारा 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमने सपोज किया था वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। हमने सपोज किया था लेस देन सी है, अगर लेस देन सी है तो ym किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को, बट जब हम प्रूफ करके आते हैं तो y हमारा 0 के इक्वल नहीं बनता। अब ym हमारा 0 को कन्वर्ज उस वक्त करेगा जब हमारे पास y किसके इक्वल होगा, 0 के। सो अगर हम लेस लेते हैं तो y 0 नहीं बनता। कंट्राडिक्शन, हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये रिजल्ट है लेस नहीं बल्कि ग्रेटर देन सी इनटू दिस है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।